हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक दमदार नया मैनहवा लेकर आया हूँ। इस मैनहवा की शुरुआती एपिसोड्स इतनी जबरदस्त और ओवरपावर्ड हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। और हाँ, इस मैनहवा के नए एपिसोड्स में रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लेट्स बिगिन। एक अनाथ लड़का सड़क पर पकड़ा जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी। कुछ पागल साइंटिस्ट्स उसे पकड़कर उस पर ऐसे ऐसे क्रूर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो इंसान से ज्यादा एक जीवित हथियार बन जाता है। उसका नाम रखा जाता है सब्जेक्ट नंबर 17। सालों तक उस पर 500 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स के सेल इंजेक्ट किए जाते हैं, इतना कि उसका शरीर इंसान जैसा दिखना भी बंद कर देता है। जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है और साइंटिस्ट्स को लगता है कि अब वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, तब वो उसे एक ही काम के लिए भेजते हैं, फ्रंट लाइन पर मरने के लिए। असल में शुरुआत से ही उसका यही मकसद था। दूसरी तरफ जब डेमन रियल्म के गेट्स खुलते हैं, दुनिया में मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ जाती है। कुछ ही लोग अवेकेंड हंटर्स बन पाते हैं और उनसे भी कम एस रैंक जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं। इंसानियत को समझ आ जाता है कि सिर्फ अवेकेंड लोग काफी नहीं हैं। और तभी शुरू होता है मानवता का सबसे अंधेरा फैसला, चाइमेरा हंटर्स का निर्माण। कैदियों को मॉन्स्टर सेल्स से फ्यूज करके जीवित हथियार बनाया जाता है और फिर नंबर 17 को मॉन्स्टर रियल्म में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। 17 अकेला ही एस रैंक से भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है, पूरे मॉन्स्टर हॉर्ड्स को मिटा देता है, चाहे इसके लिए उसका शरीर कितना भी टूट जाए। पीछे से देख रहे हंटर्स अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते। एक अकेला चिमेरा पूरी आर्मी का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है, हंटर्स उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। हंटर्स का आखिरी आदेश साफ था, चिमेरा नंबर 17 को जिंदा वापस मत लाना। और सच में उसके शरीर का बस एक ही हड्डी बचती है, लेकिन तभी वो अकेली हड्डी हवा में तैरने लगती है और पलक झपकते ही पूरी तरह से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। कुछ ही क्षणों में चिमेरा नंबर 17 फिर से जिंदा खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो कोई राक्षसी दिखने वाला दैत्य नहीं, बल्कि एक हैंडसम, शार्प जॉ और रॉक सॉलिड एब्स वाला जबरदस्त लड़का। अपने ही पुनर्जन्म को देखकर वो सदमे में सोचता है, क्या मैं फिर से इंसान बन गया हूं? पर उसी वक्त उसकी नजर अपने नुकीले पंजों पर जाती है, जिन्हें वो इतनी आसानी से मोड़ता है जैसे किसी एपेक्स प्रीडेटर का फैशन शो शुरू करने वाला हो। उसे समझ आ जाता है मॉन्स्टर सेल्स अभी भी उसके अंदर हैं। लैब से कोई उसे पकड़ने नहीं आया तो वो मान लेता है कि उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया है। फिर वो चौंक जाता है जब उसे दिखता है कि उसकी बाजू पर बना लैब नंबर भी गायब है। क्या इसका मतलब वो सच में लैब से आजाद हो चुका है? इतने परफेक्ट, हेल से भी हॉट शरीर को देखकर उसे शक होता है कि शायद उसने किसी इमोर्टल मॉन्स्टर टाइप का ट्रेट हासिल कर लिया है। वो मॉन्स्टर जो तब तक जिंदा होते रहते हैं जब तक उनका कोर नष्ट न हो जाए और 3 बार तक रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन एक बात उसे अंदर से खाए जा रही है। साइंटिस्ट्स हमेशा कहते थे कि मानव शरीर और अमर मॉन्स्टर सेल्स कभी फ्यूज नहीं हो सकते, पर वो यहाँ खड़ा है पूरी अल्फा फॉर्म में, इतना ओपी लुक के साथ कि जॉनी ब्रावो भी बैकग्राउंड कैरेक्टर लगे। शायद जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो अब मिट चुके हैं। उसे याद आता है कि पहले उसका दिमाग हमेशा धुंध में डूबा रहता था, जैसे किसी मेंटल स्पेल ने उसे जकड़ रखा हो। लेकिन अब वो खुद को उतना आजाद महसूस करता है जितना कभी नहीं किया था। इसलिए वो तय करता है अब वो नंबर 73 नहीं रहेगा, अब वो सच में इंसान की तरह जिएगा। वैसे भी नंबर 17 तो उसके ऊपर किसी ने यूं ही स्टिकर की तरह चिपका दिया था। अब असली नाम याद करने की कोशिश करता है और तभी एक फ्लैशबैक उसे खींच ले जाता है। वो बूढ़ा वैज्ञानिक जो उसे पागल कहता था, कमीना बोलता था, लेकिन फिर भी हमेशा कहता था लोगों की मदद करना, 1000 लोगों को बचाना, यही तेरी जिंदगी होनी चाहिए। तब हमारा लड़का अपनी इजी इमो मोड में इतना डूबा था कि जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता था। वो वर्तमान में लौटता है और हंस पड़ता है। बिल्कुल बकवास है ये सब। एक झुग्गी में जन्मा अनाथ दूसरों की मदद करेगा? मजाक है। सूरज ढल रहा है और उसकी एब्स ऐसे चमक रही हैं जैसे अपना अलग ही लाइटिंग सेटअप हो। उसे एक पल के लिए बदला याद आता है, पर तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि बदला चाहिए तो टारगेट भी तो चाहिए। और इतने सालों बाद उसकी नफरत अब बस हल्की सी खुजली जैसी रह गई है। वैसे भी अभी मानव दुनिया वापस जाने का कोई रास्ता है भी नहीं, कभी न कभी मिलेंगे वो लोग, वो सोचता है। अभी के लिए आगे क्या करना है उसी पर फोकस करता हूँ, अपने दिव्य चमकते हुए शरीर को देखते हुए, जहाँ एक जादुई ग्लो कन्वीनियंटली उसकी प्राइवेसी कवर कर रही है। वो एक फैसला करता है, अब मैं इंसान की तरह जीऊंगा, उन सालों की भरपाई करूंगा जो मुझसे छीन लिए गए थे। जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करते ही उसे सबसे पहली दिक्कत याद आती है। भाई, पहनने को कपड़े ही नहीं हैं, तो हमारा हीरो स्टाइल में टहलता हुआ कपड़े ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते एक अजीब बात दिमाग में आती है, आखिरी बार कपड़े पहने भी कब थे? वो अपने ब्रेन सेल्स को ऑन करता है कि कौन सा मटीरियल चलेगा, पर सिर में बस लो बैटरी की बीप आती है। तो फिर वो वही करता है जो कोई भी खोया हुआ जंगलियां करेगा, इधर उधर नजरें दौड़ाता है। और तभी आगे उसे एक बर्ड टाइप मॉन्स्टर की लाश दिखती है,
वो सोचता है शायद किसी टर्फ वॉर में मरा होगा, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं। मतलब जर, और ये तो उसके लिए बोनस है। लाश बिल्कुल मिंट कंडीशन में, स्किनिंग के लिए परफेक्ट। अपनी बाह को एक विशाल ब्लेड में बदलकर ऐसे जैसे बटर नाइफ निकाल रहा हो। वो लैब की सीख याद करता है। पहले पेट की तरफ से कट लगाओ, फिर हाथ पैर पर जाओ। चोन काम पर लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो पेट चीरता है, अंदर से बैंगनी गैस निकलती है। वो 1 सेकंड में पहचान लेता है, ओह झार है। और फिर कोई डर नहीं, आराम से ऐसे सांस लेता है जैसे कोई महंगा परफ्यूम सूंघ रहा हो। बस एक ही चीज चिढ़ाती है, अब इसकी बदबू हटाने के लिए छाल धोनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो उस ओवरग्रोन टर्की की स्किन उतार चुका होता है और खुद ही अपने काम को देखकर सोचता है पहली बार के लिए बुरा नहीं था। वो छाल को धोने के लिए नदी पर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालता है, उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। पहले मुलायम थी, अब पूरी तरह कठोर हो चुकी है। तभी अचानक जैसे ऊपर से कोई दिव्य आइडिया उतर आया हो। वो खाल को जमीन पर फैलाता है और उसी पर टूट पड़ता है, मानो खाल ने उसकी उधारी खाई हो। घूंसों के बीच वो खुद ही सोचने लगता है, क्या लोग ऐसे ही खाल टैन करते हैं? कहीं मेरा सारा मेहनत का कचरा ना हो जाए। कुछ देर की इस मेडिवल थेरेपी के बाद खाल आखिरकार नरम पड़ जाती है। चायोन उसे उठाकर गर्व से देखता है और शर्म बचाने के लिए पास पड़ी नंगी चिड़िया की लाश के पीछे छिप भी जाता है। वो खाल को एडजस्ट करने में लगा ही था कि अचानक मॉन्स्टर के सिर पर आग सी चमकती है और उसकी आंखें पलक झपकते ही खुल जाती हैं। चिड़िया ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कोई उसकी स्किन को गिफ्ट रैप की तरह फाड़ रहा हो और वो सब देख रही हो। घबराया हुआ चायोन तेजी से खाल में कुछ छेद करता है, अपने नए बने जुगाड़ू कपड़ों में फिसलकर घुस जाता है और बेल से कमर बांध लेता है। पूरी तरह जंगल रनवे रेडी। अंदर थोड़ी झार बची देखता है, पर साफ करने का झंझट छोड़ देता है। तभी चिड़िया एक कान फाड़ू चीख मारती है। चायोन चौंक जाता है, उसे तो लगा था ये कब की मर चुकी है। वो तड़पने लगती है और तो और ऐसा लगता है कि इंसानी भाषा भी समझ रही है। ये देखकर चायोन को अंदाजा होता है कि शायद ये भी किसी इमोर्टल टाइप की कैटेगरी की है, तभी तो सांस नहीं ले रही थी और फिर भी जिंदा हो उठी। पहले होता तो चायोन इसे सेकंड थॉट के बिना भून देता, लेकिन अब इसे इतना कमजोर हालत में देखकर उसके दिल में दया आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, चल आज तेरी किस्मत अच्छी है, दूसरी जिंदगी मुबारक हो। और फिर पीछे मुड़कर बिना एक बार देखे वहां से चलता बनता है। चलते चलते चायोन ऐसे ही पीछे मुड़कर बोल देता है, अगर किस्मत ने मिर्च मसाला ज्यादा डाल दिया तो दोबारा मिलेंगे। कुछ देर बाद वो एक गुफा में पहुंचता है। ऐसे इधर उधर देख रहा है मानो कोई नया घर खरीदने आया हो। तभी अचानक एक विशाल सेंटीपीड छलांग लगाकर उसके सामने धप्प से गिरता है, लेकिन चायोन पलक भी नहीं झपकता। सेंटीपीड तो पूरा जान लेकर हमला करता है, पर चायोन तो गुफा की लाइटिंग चेक कर रहा है कि रहने लायक है या नहीं। एक ही साफ वॉर में वो सेंटीपीड का सर ऐसे उड़ा देता है जैसे किसी मक्खी को मार रहा हो और आराम से मुड़कर कहता है, ये गुफा लिस्ट से आउट। इसके बाद वो बर्फीले पहाड़ों में पहुंचता है, जहां एक यति जमीन पर ऐसे जमी हुई हालत में पड़ा है जैसे उसने दूर से ही चायोन को आते देख लिया हो। सीधा जम के जम गया। सुनने में आता है कि चायोन ने यहाँ के यतियों से भी लड़ाई की थी, लेकिन उसने ये जगह भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि यहाँ खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। आगे वो एक जंगल में जाता है, पर वहां के मशरूम ऐसे दुर्गंध फैला रहे थे जैसे किसी ऑफिस के माइक्रोवेव में किसी ने मछली गर्म की हो। तुरंत नोप। इसके बाद वो कभी डरावनी छिपकली वाली गुफा देखता है, कभी शक से भरे सस्पिशियसली कोजी ज्वालामुखी, लेकिन कोई भी जगह उसके दिल को नहीं भाती। आखिरकार वो एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंचता है। नीचे फैलता हुआ दिल छू लेने वाला नजारा देखकर वो खुद दंग रह जाता है। डीमन रेल्म में इतनी खूबसूरत जगह यकीन ही नहीं होता। चायोन इलाके की जांच करने के लिए बिना सोचे समझे चट्टान से छलांग लगा देता है। किसी और की तो रीढ़ चकनाचूर हो जाती, पर वो धड़ाम से उतरकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे ये रोजमर्रा की बात हो। नीचे आकर वो नोटिस करता है पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर और मछलियां भी भरपूर। कुछ ही देर में कुछ मॉन्स्टर मछलियां पानी से बाहर उछल उछल कर चायोन को छकने की कोशिश करती हैं। चायोन उन्हें देखकर सोचता है, अरे वाह, कैंपिंग वाला फिश बारबेक्यू यहीं कर लूं क्या? थोड़ा और सोचने पर उसे लगता है कि ये जगह तो एकदम परफेक्ट है। नेचुरल फिश फार्म, साफ हवा, चारों तरफ फूल, पूरा ड्रीम लोकेशन वाइब्स। तभी वो फैसला करता है यहीं बनेगा उसका घर। नाम होगा चायोन डुआन हाउस। उधर दानव लोक के किसी दूर कोने में हवा अचानक चटाक से फटती है और एक पोर्टल खुलता है। उसके भीतर से कोई चीज बिजली की रफ्तार से निकलकर जमीन में धमाका करते हुए घुस जाती है। धुएं से घिरा एक रोबोटिक फिगर धीरे धीरे उठता है, इधर उधर देखता है और पूछता है, क्या ये सच में डीमन रेल्म है? वो पल भर रुककर हवा की ठंडक, फूलों की खुशबू और शांत नजारे को महसूस करता है और उसी वक्त ये तय कर लेता है कि ये लोकेशन तो चायोन डुआन हाउस बनाने के लिए बिल्कुल सही है।
शुरुआत करते ही उसकी उंगलियों से बेल जैसी तरल धारियां निकलती हैं और एक स्वाइप में चारों तरफ के पेड़ ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने क्लीन मैप चीट कोड लगा दिया हो। फिर उन्हीं बेलों से वो सारे गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर के बिल्डिंग मटेरियल की तरह जुटा लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़ है। बस फिर क्या था, वो फिर से बेलें निकालता है और पूरी जमीन को ऐसे स्मूथ कर देता है जैसे कोई विशालकाय रोलर चल रहा हो। हर ठूंठ हर जड़ साफ कर देता है जब तक कि पूरा मैदान एकदम पिंटरेस्ट रेडी कैबिन स्पॉट जैसा ना दिखने लगे। अब वो लट्ठों को जमाना शुरू करता है, मुख्य खंभे गाड़ता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसका शरीर खुद ब खुद बिना सोचे समझे सही दिशा में काम कर रहा है। काम करते करते चायोन के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या यही होता है फ्री विल? जब इंसान पहली बार अपने लिए कुछ बना रहा हो, पहली बार वो ऐसा घर बना रहा है जो सच में उसका होगा, और ये बात उसे अंदर से थोड़ा भावुक भी कर देती है। अब वो फर्श के तख्ते लगाता है, लेकिन कीलें वो तो डीमन रेल में मिलती ही नहीं। तो चायोन अपने जुगाड़ मोड में चला जाता है। घोंघा टाइप मॉन्स्टर का म्यूकस सूख कर पत्थर जितना सख्त हो जाता है और ऊपर से वाटर प्रूफिंग का बोनस, सीधा जीनियस मूव। जब मुख्य स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो वो छत पर रेशम कीटों के कोकून से बनी पतली धागों की लेयर चढ़ा देता है ताकि मॉन्स्टर भी दूर से देखकर सोचें, नहीं भाई यहां नहीं जाना। पूरा घर अब काफी आरामदायक लगने लगता है, लगभग पूरी तरह तैयार। लेकिन तभी चायोन रुक जाता है। एक सही इंसानी घर में और क्या होना चाहिए? उसे याद आता है कि लैब में वो लोग पुराने दुनिया के घरों के वीडियो दिखाते थे, गेट्स खुलने से पहले के। वो देखता था कि ज्यादातर लोगों के पास या तो पालतू जानवर होते थे या फिर घर के बाहर गार्डन। और भला डीमन रेल में कुत्ते कहां से लाए? तो चायोन फैसला करता है गार्डन ही सही। काफी सोच विचार के बाद उसे अचानक एक आइडिया चमकता है। मैंड्रागोरा, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस। पास ही बर्फीला पहाड़ है और उन्हीं जगहों पर तो ये उगती हैं। वो बर्फ से ढकी ठंडी पहाड़ियों की ओर चढ़ाई शुरू करता है। कदम रखते हुए उसे याद आता है कि मैंड्रागोरा आमतौर पर मैनिक में उगती है और चारों तरफ जमी बर्फ उसे उसी पल की याद दिलाती है जब वो किडनैप होकर उस भयानक लैब में भेजा गया था। विडंबना यह है कि चायोन अब उस किडनैप वाले पल को भी एक तरह की ब्लेसिंग मानने लगा है, क्योंकि चिमेरा बनने के बाद से उसे न ठंड से मरने का डर रहा न भूख से तड़पने का। जितनी भी बुरी यादें थीं अब उन पर एक तरह का फिल्टर सा चढ़ गया है। बर्फीली ढलानों पर चलते हुए उसे अचानक इर्द गिर्द मना का घना फ्लो महसूस होता है। लगता है पास ही हूं, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हाँ वही है मैंड्रागोरा रूट्स। ये छोटे छोटे सूरज मछली जैसे दिखने वाले जीव जिनके सिर पर पत्ते जमे होते हैं, बेहद सेंसिटिव होते हैं, जरा सी स्ट्रेस में भी मर सकते हैं। चायोन सोचता है कि कम उम्र वाले चुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो नए माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। वो बड़े नाजुक ढंग से पहला मैंड्रागोरा उठाता है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है उस कुख्यात चीख के लिए जिसके बारे में उसने लैब में सुन रखा था। लेकिन जीव तो मजे से बच्चे की तरह सो रहा है। चायोन हक्का बक्का अगले दो को उठाता है, वो भी घोर नींद में। कोई तो नींद में ही स्लीप टॉकिंग कर रहा है। वो दंग रह जाता है, पर तभी एक याद क्लिक करती है। लैब में मैंड्रागोरा की चीख असल में उनकी असलियत नहीं थी। वो इंसानों द्वारा बनाई गई भयंकर परिस्थितियों का परिणाम थी। कम मना, स्ट्रेस से भरा माहौल और उन्हें जबरदस्ती उखाड़ फेंका जाना। चीख तो असल में दर्द का रिएक्शन था। अब तो चायोन सोचने लगता है, क्या ये इसलिए शांत हैं क्योंकि ये डीमन रेल में है? फिर उसे एक और बात याद आती है, उसके अपने शरीर में भी तो मैंड्रा सेल्स मिले हुए हैं। शायद ये छोटे जीव उसे अपना ही समझ रहे हों। चायोन उन छोटे छोटे मैंड्रागोराज को बड़ी नरमी से अपनी कमर के कपड़े में टक कर देता है। वो शांत हैं, बिना किसी तनाव के। ये देखकर उसे राहत मिलती है। वो मन ही मन सोचता है, बाद में इनसे थोड़ा रूट टेंड्रिल मांगकर चाय बना लूं या इनके फल खा लूं। पर अगली ही सेकंड उसे याद आता है, उनके फल जबरदस्ती तोड़ो तो सीधा जहर। तो वो तुरंत नोट बना लेता है, पहले दोस्ती करेंगे फिर विनम्रता से मांगेंगे। इसी बीच उसे पास में कुछ हंटर्स की मौजूदगी का एहसास होता है। वो सोचता है, कोई इतनी खतरनाक बर्फीली पहाड़ी पर क्यों चढ़ेगा जब तक मजबूरी ना हो। खैर, उसे गेट स्टोन्स भी चाहिए थे तो वो उनकी तरफ बढ़ जाता है। उधर हंटर्स की हालत खराब। एक गुस्से में चिल्ला रहा है कि कैसे उनके टीममेट्स उन्हें चारा बनाकर खुद भाग गए। दूसरा हड़बड़ाकर बोलता है, यार ध्यान दो, मॉन्स्टर रैबिट्स सीधा हमारी तरफ दौड़ रहे हैं और सामने से आ रही हैं दैत्यों जैसी खरगोशों की लहर, जिनके मुंह इतने बड़े, इतने विकृत कि अंदर तड़पती टेंटेकल्स और नुकीले दांत साफ दिख रहे हैं। एक हंटर किसी तरह एक फोर्स फील्ड बुला लेता है, वरना दोनों तो अभी तक खाने की प्लेट में सजे होते। लेकिन उसे एहसास होता है यह बैरियर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो पछतावे में डूब जाता है कि क्यों उसने आसान छोटे मोटे काम नहीं चुने।
हर गलत फैसले को याद करते हुए वो दहाड़ कर चिल्लाने लगता है, कोई है, मदद। और तभी उसका बैरियर कांच की तरह टुक होकर टूट जाता है और उसी क्षण आसमान से उतरता है हमारा लड़का चायोन। लैंडिंग इतनी आइकॉनिक कि पूरा सीन सुपरमैन एंट्री की तरह चमक उठता है। दोनों हंटर वहीं जड़ हो जाते हैं इस बर्फीली मौत की घाटी में। ऐसे एक असली इंसान, वो भी ऐसे कूल अंदाज में हवा से उतरकर। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चायोन के उतरते ही उसकी सिर्फ मौजूदगी का प्रेशर इतना घातक होता है कि सामने खड़े सारे स्नो रैबिट्स, जो कि बी क्लास मॉन्स्टर हैं, घबराकर ऐसे भागते हैं जैसे किसी ने उनकी जान पर हथौड़ा रख दिया हो। आधे नंगे आदमी को देखकर बी क्लास मॉन्स्टर भाग जाए, दोनों हंटर वहीं स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। ये क्या ही देखा अभी। दोनों तुरंत उसके पास दौड़ते हैं और जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। वे अपना परिचय देते हैं, शांगजू और किम तेहुन। जब वो चायोन से उसका नाम पूछते हैं और वो बताता है तो दोनों ऐसे देखते हैं जैसे किसी अनसुनी भाषा का शब्द सुन लिया हो। किम ताह्यून तो उसे ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोल पड़ता है, कहीं ये कोई हिडन पहाड़ी हंटर तो नहीं, पूरा केवमैन वाला लुक। लेकिन चायोन सीधा उल्टा सवाल फेंक देता है, तुम दोनों यहां मौत की घाटी में घूम क्या रहे हो, डी क्लास से ऊपर लग नहीं रहे। तब दोनों बताते हैं कि वो एक मिशन पर हैं, एक चिमेरा को जिंदा पकड़ना है और इनाम भी काफी मोटा है। ये सुनते ही चायोन के कान खड़े हो जाते हैं। वो आगे बताते हैं, वो चिमेरा असल में लैब से भागा था और पीछा करते करते अचानक एक गेट में कूद गया। यह सुनकर चायोन गहरी राहत की सांस लेता है। अच्छा, तो ये लोग मुझे पकड़ने नहीं आए। फिर वो पूछता है, अच्छा तुम्हारा सामान कहाँ है, हथियार, बैग, गेट स्टोन। दोनों एक कड़वी मुस्कान हंसते हैं और सच बताते हैं, उनकी टीम ने उन्हें धोखा देकर यहां छोड़ दिया, सारा गियर उठाकर भाग गए। और असल में ये प्लान पहले से ही बना हुआ था, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। उनकी हालत देखकर साफ लगता है चायोन से मिलने से पहले इनकी किस्मत बस धागे से लटक रही थी। उनकी हालत और कहानी सुनकर चायोन चुपचाप उनकी गेट स्टोन की ओर नजरें टिका देता है। इस बीच दोनों हंटर घबराए हुए बताते हैं कि उन पर मना कंटामिनेशन हो रहा है और अब ज्यादा देर तक डेमन वर्ल्ड में रह गए तो सीधा मौत तय है। इंसान यहां बस कुछ ही समय जिंदा रह सकते हैं, वरना ओवर एक्सपोजर उन्हें अंदर से जला देता है। इतना कहकर उनमें से एक लगभग रोते हुए बोल पड़ता है, मेरी पत्नी वो प्रेग्नेंट है, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन उसी पल चायोन का चेहरा जम जाता है, जैसे उसने अचानक ब्रह्मांड में कुछ बदलता महसूस किया हो, और बिना एक शब्द बोले सीधा हवा में उछल जाता है, हल्क स्टाइल। दोनों हंटर्स के चेहरे पर हवा का झोंका छोड़कर दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। सवाल हवा में, जवाब हवा में, और उनका मोनोलॉग अधूरा ही उड़ गया। उधर दूसरी तरफ रोबोट नुमा चिमेरा एक खाई के किनारे खड़ा है, और वही हंटर्स जिन्होंने पहले अपने साथियों को धोखा दिया था, इस बार इसे पीछे से घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिमेरा धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखता है। उसकी चमकती आंखें साफ कहती हैं, अब तुम लोग इस दुनिया से मिटने वाले हो। चायोन जब वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें थोड़ा फैल जाती हैं। क्या मैं देर से आया? सामने जमीन पर बिखरा खून, टूटे हथियार, फटे बैग, हर तरफ सिर्फ तबाही। खाई के किनारे एक नीली चमकती ऊर्जा गेंद धीरे धीरे बुझ रही है, जिसे देखकर वो समझता है कि हंटर्स शायद डरकर भाग गए। उन्होंने सारा लूट भी यहीं छोड़ दिया, और जमीन पर मौजूद बच्चे और जानवर जैसे मिले जुले पैरों के निशान देखकर वो अंदाजा लगाता है कि टेस्ट सब्जेक्ट ने शायद लड़ाई के दौरान अपना रूप बदल लिया होगा। उसे हंटर की वो बात याद आती है, एक लैब एक्सपेरिमेंट जो पीछा करते करते अचानक एक गेट में कूदकर गायब हो गया था। ये चीज किसी साधारण धातु से नहीं बनी, ये है लिक्विड मेटल, इसलिए ये अपनी शेप कभी भी बदल सकती है। लेकिन मटेरियल इतना रेयर है कि इसे छोटा सा बच्चे जैसा कॉम्पैक्ट बॉडी में बनाया गया। चौन खड़ी चट्टान से नीचे देखता है और हंसी रोक नहीं पाता। सोचो, ये छोटा सा मैकेनिकल ग्रीमलिन 5 बी रैंक हंटर्स को अकेले ठोक आया। उधर हमारे घायल हंटर जोड़ी की हालत खस्ता हाल है। किम बुरी तरह जैंगजू को हिलाते हुए कह रहा है कि हार मत मानो, लेकिन बेचारा जैंगजू खांसते हुए बोलता है कि उसका पूरा शरीर कंटेमिनेट हो चुका है, वो बच नहीं पाएगा। किम मानने को तैयार ही नहीं होता और उसे उसके परिवार की याद दिलाता है। सियोंगजू अपनी बची खुची ताकत से बस इतना कह पाता है कि किम उसके परिवार से माफी मांग ले, लेकिन किम चिल्लाता है कि चमत्कार होते हैं, बस हार मत मानो। तभी कोई उनकी तरफ आता दिखता है। किम घबरा जाता है, लेकिन सामने आता है चायोन, बिल्कुल कूल अंदाज में उनका सारा सामान उठा लाया। और जैसे ही वो नजर आता है, मॉन्स्टर हंटर उसे देखते ही घुटनों पर गिर जाता है और डैडी चायोन से दोनों को बचाने की दुआ करने लगता है। हीरो पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर उसे याद आता है कि उसने इन्हें बताया था कि उसके पास कोई गेट स्टोन नहीं है। तभी किम जेब से कुछ निकालता है, 2 चेक 10-10 मिलियन येन के, और हाथ जोड़कर उससे गेट स्टोन देने की भीख मांगने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि अगर अभी बाहर नहीं निकले तो वो दोनों यहीं मर जाएंगे। चौन पैसे को घूरता है और दिमाग में हिसाब लगाने लगता है। इस दुनिया में इनकी कीमत कुछ नहीं,
लेकिन जैसे ही वो इंसानी दुनिया में पहुंचेगा ये रकम बहुत काम आएगी। तो फिर अपने कैओटिक लेकिन दिलदार दिल से चायोन आखिरकार एक गेट स्टोन निकाल ही देता है। किम सीधे 90 डीजी पर झुककर उस पर एहसान बरसाने लगता है। थैंक यू, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उधर मॉन्स्टर हंटर भागते हुए अपने पार्टनर के पास जाता है और चिल्लाता है, चलो अभी निकलते हैं यहां से। चायोन मीनवाइल बस उन दोनों चेक्स को घूर रहा होता है कि इन्हें आखिर जेब में कहां ठूंसे। जैसे ही दोनों गेट की तरफ बढ़ते हैं चायोन कैजुअली पूछ लेता है कि इस समय गेट स्टोन की कीमत क्या चल रही है। किम बताता है पूरा 1 मिलियन येन। चायोन अपनी सदाबहार विनम्रता में बोलता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा दे दिया, वापस थोड़ा चेंज ले लेना, और सीधे जैंगजू के कंधे पर हाथ रख देता है। किम तो पहले कंफ्यूज रहता है लेकिन फिर समझता है कि चायोन क्या कर रहा है। वो सीधे अपनी माना उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। किम डर के मारे चिल्ला उठता है, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, माना रिएक्ट कर गया तो हम दोनों यहीं ढेर हो जाएंगे। किम का दिल बैठ जाता है कि बस यही अंत है। लेकिन उसी पल जैंगजू अचानक ऐसे उठ बैठता है जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। उसके अंदर की पूरी डिमोनिक एनर्जी पल भर में प्यूरिफाई हो जाती है। वो किम को पकड़कर रोते हुए गले लगा लेता है और बेचारा किम बस शॉक में खड़ा है। ये हुआ क्या अभी? चायोन तब तक पलटकर अपने रास्ते जा चुका होता है। जैंगजू पीछे से चिल्लाता है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किम अभी भी स्टोन मोड में खड़ा है, दिमाग में सिर्फ एक सवाल, आखिर ये चायोन है कौन? हमारा लड़का घर की ओर लौटता है, दरवाजे पर पहुंचकर जरा रुकता है, फिर राहत की सांस छोड़ता है जब वो कोई इंट्रूडर प्रेजेंस महसूस नहीं करता। धीरे धीरे मांड्रा प्लांट्स भी जागने लगते हैं। मंद्रा प्लांट्स की पत्तियां एकदम डीली और उदास दिख रही थीं। चायोन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो बिना देर किए उन्हें मिट्टी में दोबारा लगाना शुरू कर देता है। सबको ठीक से लगा देने के बाद वो सोचता है, क्या ये ठीक हो जाएंगे? लेकिन प्लांट्स तो अब भी ऐसे मुंह लटकाए पड़े हैं जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की सारी उम्मीद छीन ली हो। चायोन उनकी उदासी वाली शक्लें देखता है और सोचता है, शायद इन्हें अपने पुराने घर से उखाड़कर लाने से दुख हुआ है, या फिर ये भूखमरी से मर रहे हैं। दूसरा थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो मिट्टी में हल्का सा माना इंजेक्ट करता है और एकदम से प्लांट्स ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे किसी ने इन्हें एस्प्रेसो शॉट पिलाया हो। हमारा लड़का ये देखकर खुश हो जाता है। वो अपने नए लीफी रूममेट से बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी पीठ पीछे एक प्रेजेंस महसूस होती है। वो समझ जाता है कि शायद वो वही मैकेनिकल क्रिएचर है जिसे हंटर्स पीछा कर रहे थे, लेकिन ये कि वो इतनी दूर तक उसे फॉलो करके आ गया, ये थोड़ी अजीब बात है। खैर, उसे फिलहाल इग्नोर करके वो पैसे छुपा देता है और लूट बैग्स की तलाशी शुरू कर देता है। और भाई, इस बार तो जैकपॉट लगा है। स्पेयर कपड़े, स्लीपिंग बैग्स, कुकिंग गियर, सब कुछ मिल गया। लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे मिलता है एक पैकेट रामेन। आखिरी बार उसने ये ऑर्फनेज में खाया था और नॉस्टैल्जिया की लहर सी दौड़ जाती है। भूख और एक्साइटमेंट दोनों हाई होकर वो तुरंत इसे बनाने का फैसला करता है। रेसिपी याद करते हुए वो झील से पानी भरने जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि पानी कितना डालना होता है। और इससे पहले कि वो ज्यादा सोचे, झील के अंदर के शार्प टूथ लेक फिश अचानक पानी से बाहर छलांग मारते हैं। रामेन में लोग ऊपर से कुछ भी डालकर स्वाद बढ़ा देते हैं। ये याद आते ही चायोन एकदम रेडी हो जाता है। वो उंगलियां चटकाता है और एक झटके में उस बेचारे लेक फिश की आत्मा ही उड़ा देता है। अब बारी है बाकी इंग्रेडिएंट्स की। वो इधर उधर खोजता है, अंडे, हरी प्याज जैसा कुछ। उसे मिलते हैं कुछ अजीब से कैप्सूल आकार के अंडे और बिना सोचे समझे कई उठा लेता है। ग्रीन अनियन नहीं मिलता तो वो पेड़ की ताजा पत्तियां तोड़कर बोलता है, चलो ये भी प्याज ही हुए। सब कुछ एक बर्तन में डालकर वो प्राउडली सोचता है, परफेक्ट प्रेपरेशन। तभी पीछे से छोटा रोबोट बाहर आता है, पेट पकड़कर ऐसे जैसे बरसों से भूखा हो, और सीधा कुकिंग पॉट को घूरने लगता है। चायोन आग जलाता है और इंस्ट्रक्शंस चेक करके बोलता है, इसमें लिखा ही नहीं कि मछली कब डालनी है। तो वो दिमाग लगाया बिना सब कुछ एक साथ उबलते पानी में फेंक देता है। जैसे ही उबलना शुरू होता है, एक ऐसी सुगंध उठती है कि मॉन्स्टर प्लांट्स वहीं खड़े खड़े उल्टी करने लगते हैं। और चायोन ऑनेस्टली सोचता है, क्या रामेन की स्मेल हमेशा इतनी अजीब होती थी? उधर खाना की खुशबू रोबोट तक पहुंचती है और वो तो सीधे फूड हाई में चक्कर खाने लगता है। वो सुगंध के पीछे पीछे थोड़ा पास आता है, फिर अचानक एकदम से क्यूट सा पप्पी बन जाता है। उसे लैब में याद आता है, ह्यूमन एस डॉग लवर। बस मौका देखकर एक्टिंग शुरू। लंगड़ाता हुआ प्यारा सा पप्पी मुंह सिकोड़कर कूं कूं करता है, जैसे कह रहा हो, भाई मुझे भी थोड़ा खिला दो। लेकिन चायोन पूरा टाइम उसे स्टोन कोल्ड डेडपैन फेस से देख रहा होता है, जरा भी नहीं पिघलता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात, ये चोट तो नकली है, साफ दिख रहा है ये बंदा मुझे बेवकूफ बनाने आया है। उसकी ओवर क्यूट पप्पी एक्टिंग देखकर चायोन सोचता है, ये अभी भी छोटा है, बेचारगा, दिमाग भी कम चलता है।
और उसे ये समझ ही नहीं आता कि इतना मासूम सा प्राणी लैब से निकलकर डेमन रियल्म तक अकेला कैसे पहुंच गया। वो थोड़ा खेल में आते हुए पूछता है, रामेन खाना है? और क्यूट रोबोट पप्पी वहीं ला टपकाना शुरू। लेकिन उनके सामने जो बर्तन रखा है वो तो मौत का कारहा है। रैंडम चीजों का ऐसा मिश्रण जो एक पूरे वयस्क इंसान को सीधे परलोक भेज दे। फिर भी दोनों बहादुर वीर एक बाइट लेने का फैसला कर लेते हैं। पप्पी पहली चम्मच लेते ही फ्रीज हो जाता है, जैसे उसका सिस्टम फ्लेवर प्रोसेस करने की कोशिश में क्रैश हो गया हो। दूसरी तरफ चायोन को तो फ्लैशबैंग लग जाता है। सीधा ऑर्फनेज के हॉटपॉट की यादें खुल जाती हैं और मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह, बिल्कुल वैसा ही स्वाद। यानी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि असली भयंकर फ्लेवर को ओवरराइड कर देती है। उधर बेचारे मैनड्रेगोरस प्लांट्स तो उस टॉक्सिक स्मेल से सेकंड्स दूर हैं अगले जन्म लेने से। खाना खत्म होने के बाद चायोन पप्पी से बोलता है, ठीक है, अब सफाई का टाइम है और हाँ, अब जा भी सकते हो। रोबोट पप्पी लंगड़ाते हुए वापस जाने लगता है। तभी चायोन कैजुअली कह देता है, वैसे थोड़ी देर पहले तुम दूसरी टांग पर लंगड़ा रहे थे। रोबोट तुरंत पैनिक होकर उसी पैर पर वापस लिंप करने लगता है। चायोन हंसी रोकने की कोशिश करता है पर चेहरा बता देता है कि वो एंजॉय कर रहा है। इसके बाद वो बर्तन धोकर कपड़ों की धुलाई पर लग जाता है। पॉलन से भरे कपड़ों को वो पुराने जमाने की तरह एक लकड़ी से पीटने लगता है। उसे पॉलन पसंद नहीं, लेकिन हर वक्त चमड़े का केवमैन जैसा पहनावा पहनकर तो नहीं चल सकता, तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो कपड़ों को जरा हल्के हाथ से मारने की कोशिश करता है ताकि फटे नहीं, पर उसके हल्के हाथ का नतीजा ये निकलता है कि एक ही वार में नीचे की चट्टान चकनाचूर और कपड़े भी उड़नछू। थोड़ी देर की अजीब सी खामोशी के बाद चायोन थककर सांस छोड़ता है और आखिरी कपड़ा उठाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस रोबोट जंतु पर, जो अब भी वहीं दूरी से उसे घूर रहा था। पहले वो पत्थर बन गया था, उससे पहले मछली जब चायोन बर्तन धो रहा था, और उससे पहले पेड़ जब वो फूलों की देखभाल कर रहा था। मतलब साफ, ये छोटा सा शिफ्टर क्रिएचर पूरे टाइम उसे स्टॉक कर रहा था, बस हर बार नया रूप लेकर बिना पास आए। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक अचानक एक मक्खी मधुमक्खी उसके नाक पर बैठ नहीं गई और वो चिल्ला उठता है, मुझे बीच बहुत नफरत है। इस व्यवहार को देखकर चायोन अंदाजा लगा लेता है कि इसकी उम्र 5 साल से भी कम होगी। उसकी टूटी फूटी रोबोट जैसी आवाज, बिल्कुल उन छोटे कैमा बच्चों जैसी जिनके दिमाग में आर्टिफिशियल यादें भरी जाती हैं। वो इसे पूरी तरह इग्नोर करता है, हल्का सा खांसकर अपनी मौजूदगी जताता है और कैजुअली बोलता है, वाह, ये फोरिया फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं। उधर वो कपड़े धोकर कहता है, सोचा था आसान होगा, ये तो बहुत मुश्किल साबित हुआ। लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि वो कपड़े उसके साइज के ही नहीं हैं। इतनी देर मेहनत करके भी बेकार। वो निराश होकर कपड़े रेशमी धागे पर टांग देता है और मंडरावरा बच्चों को चेक करने निकलता है। जैसे ही वो मुड़ता है, पीछे वो रोबोट मौका पाकर उसकी फ्रेशली वॉश्ड शर्ट उठा लेता है और खुशी खुशी पहन लेता है। शायद सोच रहा हो, अब मैं भी इसके जैसा दिखूंगा। फिर एकदम से छोटे इंसानी लड़की का रूप धारण कर लेता है, शर्ट प्राउडली पहनकर। दूसरी तरफ चायोन मंडरावरा बच्चों के पास पहुंचता है, जहां वो जमीन से जूझ रहे हैं। उनकी पत्तियां मुरझाई हुई, जड़ें सूखी, और ये अजीब है क्योंकि उसने पहले ही सारी खरपतवार साफ कर दी थी। चायोन जिज्ञासा में मिट्टी थोड़ा खोद कर देखता है और सच सामने आ जाता है। मिट्टी अभी भी कीड़ों, गंदगी और ढेर सारा कचरा से भरी हुई है, जिससे पौधे ठीक से बढ़ ही नहीं पा रहे। उसे एहसास होता है कि शुरू में ही सॉइल को टिल करना चाहिए था और उसकी ये गलती मंडरा बच्चों को खतरे में डाल सकती थी। गलती सुधारने के लिए वो पूरा कमर कसकर अपने घर जितनी बड़ी गार्डन जगह तैयार करने लगता है। इतने में छोटी मैकेनिकल लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पहली बार साफ सुथरी आवाज में बोलती है, नमस्ते। चायोन थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है कि आखिर ये बोलती भी है। वो पूछती है, ये घर आपका है? चायोन जवाब देता है, हाँ, और वो तुरंत निष्कर्ष निकाल लेती है, तो आप जरूर डेमन रियल्म के निवासी होंगे। चायोन उसकी मासूमियत देखकर थोड़ा मस्ती करने का सोचता है। वो पूछता है, और तुम किस ट्राइब से हो? लड़की कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन ब्लफ करने की कोशिश में कह देती है, मैं बहुत दूर की झरने के उस पार वाली जगह से हूं, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। चायोन मजे में पूछता है, ओह, मतलब तुम कोकोनट ट्राइब की हो? और बिना एक सेकंड रुके वो गर्व से सिर हिला देती है, जैसे ये तो दुनिया की सबसे ऑब्वियस बात हो। जब वो उससे पूछता है कि शर्ट कहां से उठाई, वो सीधा जवाब देती है, हमारी ट्राइब में जो चीज मिले वही अपनी, बस हमारी परंपरा है। उसकी लॉजिक सुनकर चायोन अंदर ही अंदर हंस रहा होता है और शर्ट उसे रहने देता है। वो पूछता है, वैसे तुम इतनी दूर यहां क्या कर रही हो? लड़की थोड़ी शर्माते हुए उंगलियां घुमाने लगती है, पूरी पपी आई एक्टिव मोड में, और कहती है, मुझे मेरी ट्राइब ने निकाल दिया, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? यहाँ कीड़े नहीं हैं और घर भी है तो बहुत सेफ लगता है। चायोन एक नजर में समझ जाता है, दिखावा नहीं,
बस एक सुकून भरी जगह तलाश रही है। वो मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, उसे भी काम में हाथ बटाना होगा। लड़की की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो उत्साहित होकर पूछती है कि उसे क्या करना है, जैसे किसी बड़े मिशन के लिए तैयार हो। वो बताता है कि पहले एक वेजिटेबल पैच तैयार करना होगा ताकि मंद्रास का ठीक से घर बन सके। बिना एक सेकंड गंवाए वो लकड़ी उठाती है, हीरो वाली पोज मारती है और बोलती है कि इतना काम तो वो आराम से कर लेगी। और फिर वो मिट्टी का ऐसा हाल कर देती है जैसे वो कोई स्पॉन्ज केक हो। उसे इतनी आसानी से जमीन उखाड़ते देखकर वो सोचने लगता है, ये लड़की नॉर्मल बनने का झूठा नाटक बहुत खराब करती है, या फिर उसे पता ही नहीं कि नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं। काम खत्म होने के बाद वो अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। लड़की रुक जाती है। साफ दिख रहा है कि उसका कोई नाम था ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पहले देखे गए फूलों से आइडिया उठाती है और बोल पड़ती है, मेरा नाम है किम नारी। उसे समझ आ जाता है कि ये नाम भी उसने फोर्थिया से कॉपी मारा है, लेकिन लड़की पूरी सीरियसनेस से उसे दोहरा रही है तो वह भी कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वेजिटेबल पैच तैयार हो जाता है और चाउन ने पत्थरों की एक प्यारी सी बाउंड्री भी बना दी। खुश दिखते मंद्रा रूट्स को देखकर उसे तकलीफ होती है कि काश उसने ये सब पहले कर दिया होता। लेकिन तभी किम अचानक चुप हो जाती है। वो नोटिस करता है और पूछता है कि वो रो क्यों रही है। आंखें पोंछते हुए वो कहती है कि ये मंद्रागोरा उसे उसके दोस्तों की याद दिलाते हैं और वो ठिठक जाता है। क्या लैब में सच में दोस्ती जैसी कोई चीज होती होगी? उसके इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए, जंगल में एक तीखी डरावनी चीख गूंज उठती है। वो किम को समझाता है कि ये तो बस मॉन्स्टर्स का एक दूसरे का शिकार करना है। इस जंगल में ऐसा बैकग्राउंड नॉइज तो आम बात है। लेकिन किम घबराकर खुद में सिमट जाती है। वो बताती है कि उसे थोड़ी देर पहले एक छोटा सा चूजा दिखा था, इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती, और अब उसे डर है कि शायद वो खतरे में हो। चौन सिर हिलाता है और किम धीरे से जोड़ती है कि चूजे को तो पहले से काटा हुआ लग रहा था। चौन सीधा बोल देता है, वो शायद अब तक खा लिया गया होगा। किम को कांपते हुए देखकर उसे समझ आता है कि वो उसे बचाना चाहती तो है, लेकिन करने से डर रही है। वो बुदबुदाती है कि वो मॉन्स्टर्स को नहीं बचा सकती, और तभी चौन को एहसास होता है उसके दिमाग में अब भी लैब की ब्रेन वॉशिंग जमी हुई है। वो खुद से फैसले लेने की हालत में ही नहीं, इसलिए आदेश देने की जगह चौन नरमी से बस इतना सुझाव देता है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद वो चूजा बच सकता है। और बस यही सुनना था कि किम तुरंत बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। उधर जंगल में दो कतारों में डरावने तिरछे दांतों वाले ततैया जैसे विकृत राक्षस घायल चूजे पर टूट पड़े हैं। जैसे ही उनमें से एक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, किम तूफान की तरह वहां घुसती है। कैफीन पीकर ओवरचार्ज निंजा की तरह एक किक मारती है और एक राक्षस का सिर साफ उड़ा देती है। वो चिल्लाती है, मैं इसे बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। लड़ाई के बीच उसे अपने लैब वाले दिन याद आने लगते हैं। बाकी कैमरा बच्चे उससे नफरत करते थे क्योंकि वो हर कॉम्बैट ट्रायल में हमेशा पहले नंबर पर आती थी, और इसका मतलब था कि उन्हें भेजा जाता था सबसे खतरनाक जानलेवा प्रयोगों में। उन्होंने उसका प्यारा प्लश टॉय छीन लिया, उसे जमीन पर धक्का दिया और चिल्लाए, कभी हमें भी जीतने दे दो। बाकी बच्चे उसे इतना मारते थे कि कहते, तू होती ही नहीं तो बेहतर था, और उसे लगातार लाते मारते रहते। किम कभी समझ ही नहीं पाई, वो तो बस वही कर रही थी जो उसे सिखाया गया था। अब जब वो मॉन्स्टर्स उसके सामने थे, उसके भीतर वही दर्द उभर आता है। वो दहाड़ती है, बस करो, किसी कमजोर पर पूरे झुंड का टूट पड़ना गलत है। और फिर एक पंच मारती है जो आखिरी ततैया को दूसरी डायमेंशन भेज देता है। उधर घर पर चायोन आराम से मंड्रा रूट्स को मना खिला रहा होता है, पूरी तरह लो की प्लान डैड वाइब्स। तभी किम दौड़ती हुई आती है, अपनी बाहों में चूजे को कसकर पकड़े। वो रोते हुए चिल्लाती है कि वो जाग नहीं रहा। चायोन उसे शांति से सांस लेने को कहता है और चूजे को ध्यान से देखता है। जैसे ही वो इसे करीब से जांचता है, उसके मन में अजीब सी पहचान की घंटी बजने लगती है। किम घबराकर बार बार पूछती है, ये मर तो नहीं जाएगा ना? चायोन शांत रहता है। वो थोड़ा मना उसके शरीर में भेजता है और फिर राहत से कहता है कि घाव जानलेवा नहीं है। हर मॉन्स्टर के जादू में उसकी एक खास सिग्नेचर, उसकी हिस्ट्री छुपी होती है, और भले ये छोटा सा चूजा सिकुड़ कर रंग बदल चुका हो। चायोन एक झटके में पहचान लेता है, ये वही प्राणी है जिसे उसने पहले कभी छील कर खा लिया था। वो शेरलॉक की तरह ठुड्डी पकड़कर सोचता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया, और किम अभी भी बेचैन है। क्या ये मर जाएगा? चायोन उसे भरोसा दिलाता है, नहीं, ये बस भूख से सिकुड़ गया है, मैंने इसे मना दे दिया है, बस इसे आराम करने दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी किम अचानक ट्रॉमा फ्लैशबैक में चली जाती है। दिमाग उसे वापस उसी लैब में घसीट ले जाता है। उसका फटा हुआ गुड़िया, वो दर्द, वो अकेलापन। कंपती हुई आवाज में वो कहती है कि इस चूजे को ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह बार बार उदास पैनकेक की तरह गिर जा रहा है। वो उसे कसकर गले लगा लेती है और फिर अपनी सबसे घातक पपी आइज अटैक लॉन्च करती है। पूछती है क्या वो इसे रख सकती है। वादा करती है कि वो इसकी सही देखभाल करेगी।
चायोन मुस्कुराते हुए समझाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो सकता है। किम तुरंत जवाब देती है कि वो इसे बस थोड़ा थोड़ा खिलाएगी। इतनी क्यूटनेस के बाद कौन बच पाया है। चायोन भी नहीं, वो मान जाता है। किम की आंखें तो ऐसे चमकती हैं जैसे पूरे 4th ऑफ जुलाई जल उठा हो। मूड हल्का करने के लिए चायोन मजाक करता है कि यह उनका गार्ड डॉग या सही कहें तो गार्ड बर्ड बन सकता है। तभी वो फुलफुला चूजा आंखें खोलता है, चारों तरफ पैनिक मोड में देखता है और जैसे ही उसकी निगाह चायोन पर पड़ती है वो एक लो की धमकी भरा कूं निकालता है। किम उछल पड़ती है, ये बोल रहा है, और उसे ऊपर उठा लेती है, जबकि बेचारा चूजा सोच रहा होता है कि ये किस नर्क में जाग गया है। वो फिर गले लगाती है। चूजा चारों तरफ फड़फड़ाता है और चायोन वहीं खड़ा सोच रहा, ये क्या सर्कस चल रहा है मेरे घर में। अचानक चूजा चिल्ला उठता है, मुझे छोड़ो, और चायोन हैरान कि वो इसे समझ कैसे पा रहा है। कुछ ही देर में किम चूजे को पूरी तरह मम्मी लपेट स्टाइल में बांध देती है। हाथ मुट्ठी में करके प्राउडली कहती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट, और फिर बताती है कि उसने इसका नाम भी चुन लिया है। चूजा अभी भी नाच रहा है आजादी के लिए, और किम कहती है ये कबूतर जैसा एक्ट करता है, तो इसका नाम है कू। चायोन हंसते हुए सोचता है, परफेक्ट नाम, बिल्कुल केओटिक। गुस्सैल बियर्ड किम पर सीधा भड़क जाता है, ये कैसा बेवकूफी भरा नाम रखा है। लेकिन किम उसकी एक भी बात समझ नहीं पाती। उल्टा वो पूरा बाल्टी भर पानी उसके सिर पर उंडेल देती है। शायद प्यास लगी होगी। 2 सेकंड बाद ही वो खुद चौंक जाती है। चायोन, ये चिड़िया तो पानी से भरा गुब्बारा क्यों बन गई। चायोन एकदम डेड पैन मोड में, बस अभी के लिए इतना हाइड्रेशन काफी है। किम फौरन खाना लाने दौड़ जाती है। इधर चायोन सोचता है कि अब तो स्टोरेज कैबिनेट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा सामान घर को कबाड़ खाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी काटता है वो ऐसे बिखर जाती है जैसे सस्ता कार्डबोर्ड हो। वो खुद ही हैरान, टेबल और कुर्सी तो इसी तरीके से बन गए थे, फिर ये क्या। उधर फुलफुला फ्लफ बॉल अब उसकी अज्ञानता से तंग आ चुका है। सीधे रोस्ट मोड ऑन। ये सॉफ्ट वुड है, दिमाग कहाँ है, इससे क्या कैबिनेट बनेगा। चायोन की आंखें चमक जाती हैं। ओह, तो लकड़ी के टाइप्स भी मैटर करते हैं। फिर वो पूछता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लकड़ी किस रंग की होती है। पक्षी बिना सोचे जवाब दे देता है, रेड, और वहीं फ्रीज, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर ब्रेक मार दिया हो। क्या इसने मेरी बात समझ ली। वो चायोन को घूरता रहता है, धीरे से खड़ा होता है और तुरंत अपना माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट करता है। टेलीपैथी ऑन और पूरी तरह फेल। चायोन मीनवाइल बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर चारों तरफ देख रहा है। यहां तो लाल पेड़ दिख नहीं रहे, शायद दूसरे रीजन में उगते होंगे। पक्षी अंदर से टूट चुका है, उसकी मेंटल पावर पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। घबराहट चरम पर। आखिरकार वो अपना पूरा नाटक छोड़ देता है और सीधा पूछ बैठता है, तुम सच में मेरी आवाज सुन सकते हो। चायोन समझाता है कि वो असल में सुन नहीं रहा, लेकिन उसके दिमाग में खुद ब खुद शब्द उभर जाते हैं। फिर वो सीधा उल्टा सवाल फेंक देता है, और तू एक मॉन्स्टर होकर इंसानों की भाषा कैसे समझ रहा है। उसे शक होने लगता है कि ये शायद उन बेहद दुर्लभ इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स में से एक है जो लाखों में से एक बार पैदा होते हैं, और पहली बार उसे कोई ऐसा जीव पास से देख रहा था। चायोन फिर एकदम सीधा पूछता है, और तू वही पक्षी है ना जिसे मैंने पहले पकड़ा था। फ्लफबर्ड शर्माते शर्माते कंफर्म कर देता है, हाँ मैं ही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और अगर कभी दोबारा मिलूं तो एहसान चुकाना चाहता था। चायोन बिना देरी किए बोलता है, अच्छा फिर अभी मदद कर दे। बीबी यानी बर्ड ब्रो कुछ सेकंड के लिए हक्का बक्का रह जाता है, फिर लंबी सांस लेकर बोलता है, ठीक है चल मैं तुम्हें रेड ट्रीज तक ले चलता हूँ। इधर दूसरी तरफ किम जान बचाने वाली स्पीड में भाग रही होती है। उसके पीछे फायरबॉल्स बारिश की तरह बरस रहे होते हैं। वो चीखती है, रुको बहुत गर्म है। एक धमाका उसे सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरा देता है। उसका दिमाग सुन्न, क्या लैब वाले मुझे ढूंढ ही लिए, क्या मैं खत्म हूं। आग के बीचों बीच से एक आदमी बाहर चलता हुआ आता है, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए जैसे किसी 3rd रेट एनीमे का एक्स्ट्रा हो। वो अपने ट्रैकर को देखता है, हाँ यही वही मैकेनिकल क्रिएचर है। अपना अटैक फिर तैयार करते हुए बड़बड़ाता है, मेरी जान भी दांव पर है, सॉरी बच्ची, और एक और भी बड़ा फायर ब्लास्ट उछाल देता है। किम सिर्फ खड़े खड़े उसे आते देख पाती है, पूरी तरह हार मानते हुए। लेकिन तभी हमारा चार्ड हीरो एंट्री मारता है। चायोन स्टेप इन करता है और उस विशाल फायर अटैक को ऐसे डिफ्यूज कर देता है जैसे किसी मक्खी को उड़ा रहा हो। उसके बगल में बीबी तुरंत बोल उठता है, रेड ट्री बाद में, अभी लड़की को बचाना जरूरी है। चायोन को साफ पता चल रहा था कि किम आग से बुरी तरह डर रही है और मेंटल हालत भी ज्यादा ठीक नहीं लग रही। वो सबसे पहले सारे फ्लेम्स बुझाने का फैसला करता है। फ्लफ बॉल भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि सिर्फ कोई कचरा इंसान ही किसी बच्चे पर हमला करता है। उधर वो लंबे बालों वाला रपंजल कॉस्प्ले बंदा गुस्से से चायोन को घूरता है और उसे केवमैन बोलकर भड़काता है। फिर धमकी देकर कहता है कि पीछे हट जा, नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। चायोन भी चुप कहाँ रहने वाला था, उल्टा बोल देता है कि ये रपंजल कॉस्प्लेयर जरूरत से ज्यादा बकबक करता है। बस इतना सुनते ही वो बंदा फट जाता है।
चिल्लाते हुए बोलता है कि चायोन उसका पूरा ड्रामेटिक एंट्री खराब कर रहा है और गुस्से में एक बड़ी वाली फायरबॉल उछाल देता है। लेकिन चायोन भाई वो तो बस एक उंगली उठाता है और सीधा फ्रीजा वाला मूव मार देता है। फायरबॉल ऐसे गायब जैसे बर्थडे की मोमबत्ती बुझाई हो। पीछे इतना बड़ा धमाका होता है कि रपंजल कुछ सेकंड शॉक में हवा में ही फ्रीज हो जाता है, समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। अगले ही पल ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो जाता है और बेचारा सीधे ढेरों पत्थरों के नीचे दब जाता है। कुछ देर बाद चायोन धीरे धीरे किम के पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। किम आंसू पोंछकर थैंक यू बोलती है कि उसने सारी आग बुझा दी। तभी चायोन उसे एक हेवी सलाह देता है, अगली बार जब डर लगे डर को ही मुंह पर मुक्का मार देना। फिर वो रपंजल की डायरेक्शन में चलता है, उसके बाल पकड़कर अपना मोटिवेशनल पेप टॉक जारी रखता है, पर अचानक बीच में ही रुक जाता है। हाथ में पकड़ी चीज को घूरता है और रियलाइज करता है कि ये तो बाल नहीं पूरा विग है और इसके नीचे जो असली सर निकलता है वो फुल पावर चमकता हुआ एंडी टाइप शाइनी एग हेड है। चायोन कुछ पल चुप खड़ा रहता है। जैसे ही किम की नजर उस चमकते हुए गंजे सर पर पड़ती है वो हंसी से फट पड़ती है। अब ये डरावना तो बिल्कुल नहीं लग रहा। चायोन उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी लो टियर इंसान से कैसे डरती रही होगी। तभी फीनिक्स फ्लफ बॉल आगे आता है और कहता है कि अब चायोन को सच दिखाने का समय है। वो अपनी मेंटल रेजोनेंस एबिलिटी एक्टिवेट करता है, एक ऐसी शक्ति जिससे वो किसी की यादों में उतरकर उन्हें दूसरों को दिखा सकता है। विजन शुरू होते ही चायोन एक पागल साइंटिस्ट को देखता है जो ऐसे हंस रहा है जैसे खुद बुराई का ब्रह्मांडीय आविष्कार कर दिया हो। वो किम के पास आता है जो आधी बेहोश है और नोटिस करता है कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे बन रही है। फिर अपनी उंगलियों पर छोटे छोटे आग के शोले जलाकर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नाम पर उसे तकलीफा देने लगता है। ये सब देखकर चायोन धीरे से किम के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा सहा। वो तय करता है कि अब किम को उसके पुराने ट्रॉमा लूप से बाहर निकालना है, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके। वो छोटे फेनिक्स की तरफ देखता है और पूछता है, तो इस एगहेड का क्या करें? किम की आंखों में तुरंत शैतानी चमक आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उस बेचारे आदमी को एक विशाल पत्थर से बांधकर सीधा वाटरफॉल के नीचे टांग देते हैं। किम प्राउडली बोलती है कि पानी उसकी फायर पावर्स को ठंडा कर देगा और वो कम डरावना लगेगा। बेचारा जब होश में आता है तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड, ये किस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था? किम आर्म्स क्रॉस करके उसे बैड बॉल्ड मैन बुलाती है, बस मजे लेने के लिए। चायोन लंबी सांस लेकर कहता है कि लोगों को उनके लुक से जज नहीं करते, लेकिन किम उसे खतरनाक ग्लेयर देती है। हाथ में एक बारतान उठा रखा है जैसे अभी हेडशॉट मार देगी। तभी गू पूछता है, भाई तू कर क्या रहा है? चायोन बड़े शांत स्वभाव में जवाब देता है, रामेन के लिए पानी भर रहा हूं। किम की आंखें तुरंत चमक उठती हैं क्योंकि चायोन का फिश रामेन तो उसकी ऑल टाइम फेवरेट डिश है। चायोन मजाक करता है, तो कोकोनट ट्राइब भी फिश रामेन खाती है? किम 2 सेकंड सोचना का नाटक करती है, फिर सीने पर हाथ रखकर प्राउडली बोलती है, हाँ कोकोनट ट्राइब रामेन से प्यार करती है। उधर गंजा महाशय अपनी हालत चुपचाप एनालाइज कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जिसने उन्हें पकड़ा है उसकी पावर कम से कम A+ रैंक हंटर के बराबर है, शायद उससे भी ऊपर। चायोन की ताकत देखकर वो इंटरनली डर के कांप रहा है। ये आदमी अपने असली पावर्स छुपा रहा है। इस बीच सब रामेन के लिए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और बाल्डी उन्हें ऐसे देख रहा है जैसे किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म में फंस गया हो। वाटरफॉल से लटककर टॉर्चर होना एक बात है, लेकिन उसके नीचे रामेन खाना, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हार्डकोर है। तभी किम पानी से किसी छोटे सी मॉन्स्टर की तरह निकलती है, उसकी बाहों में 3 मछली वाले जानवर। चायोन उसे देखकर बोलता है, अरे भाई 2 वापस फेंक दे, मैं यहाँ सी फूड मार्केट नहीं चला रहा। बॉल्डी साइड से सब देख रहा है, आधा डरा हुआ आधा कंफ्यूज्ड। वो सोचता है कि अगर ये लोग उस फिश मॉन्स्टर को रामेन में डाल देंगे तो सूप का स्वाद सीधे खारे समंदर जैसा हो जाएगा। फिर उसकी नजर उस बर्तन पर जाती है जिसमें पानी इतना भरा हुआ है कि रामेन कम, नहाने का टब ज्यादा लगता है। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल, क्या ये लोग को पता भी है रामेन बनता कैसे है? कुकिंग शुरू होते ही होते बल्डी चिल्ला देता है, रुको, अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं रामेन बना दूं। और कुछ मिनट बाद वही बल्डी अब उनके लकड़ी वाले टेबल पर खड़ा है, पूरे ड्रामेटिक अंदाज में, जैसे किसी इमेजिनरी कुकिंग शो का सुपरस्टार शेफ हो और ऊपर इनविजिबल स्टेज लाइट्स चमक रही हों। बल्डी बड़बड़ाता है कि लोग सोचते हैं रामेन बनाना आसान है, लेकिन इस समय उसकी पूरी जिंदगी इसी एक कटोरे पर टिकी हुई है। उसके सामने 3 जोड़ी भूखी आंखें चमक रही हैं और वो रामेन को पवित्र भोजन घोषित कर देता है। सच तो ये है, उसे दूसरा कोई तरीका आता ही नहीं, इसलिए क्लासिक स्टाइल ही सही। वो पानी डालता है सिर्फ इंट्यूशन मोड ऑन करके, 3 लोगों के हिसाब से जितना उसे ठीक लगता है। पानी उबलते ही नूडल्स और सूप बेस डाल देता है। मन ही मन कैलकुलेट करता है, 4 मिनट 30 सेकंड, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन घड़ी तो है नहीं, तो भाई साहब अपने धड़कन गिनकर टाइम कर रहे हैं। लगभग 200 हार्ट बीट्स के बाद वो नूडल्स हवा में उठाकर उन्हें परफेक्ट स्प्रिंगी टेक्सचर देता है, जैसे कोई 5 स्टार शेफ हो। रोजमर्रा का किमची याद आता है और वो साई करता है,
अच्छा होता, पर डीमन रेल में हूं, चलो जो है उसी से काम। आखिरकार रामेन तैयार। वो ड्रामेटिक पोज में बोल आगे बढ़ाता है। तीनों एक सेकंड के लिए शॉक में, और फिर तीनों टूट पड़ते हैं। पहला ही बाइट उन्हें फ्लेवर हेवन भेज देता है। किम और फ्लफ बॉल तो लिटरली ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे दुनिया ने उनसे इतने सालों तक स्वाद छुपाकर धोखा किया हो। और चायोन, वो अपना हिस्सा ऐसे खा रहा है जैसे कोई लेजेंडरी वॉरियर रामेन डिवाउरिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हो। कुछ देर बाद सब पेट पकड़कर बैठे हैं, पूरी तरह भरे हुए। बॉल्डी ऑकवर्डली उनके वर्डिक्ट का इंतजार करता है। चायोन उसे गहरी नजर से देखता है और पूछता है कि इतनी डिवाइन नूडल्स के बदले उसे क्या चाहिए। वादा करता है, जो मांगो दूंगा। बाल्डी बिना एक सेकंड गंवाए घुटनों पर गिर जाता है और बोलता है, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और इसी के साथ पहली बार अपना नाम बताता है, नमिसायोक। हमारा हीरो नमिसायोक की ओर हल्की हैरानी से देखता है और पूछता है, किस चीज की गाइडेंस चाहिए तुम्हें? नम तुरंत भावुक मोड में चला जाता है और बोलता है कि चेयोन अब तक का सबसे ताकतवर इंसान है जिसे उसने कभी देखा है। उसके हिसाब से तो ये पूरा घर भी चेयोन ने अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए बनाया होगा। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में नाम शुरू हो जाता है अपना फेक शेफ रेज्यूमे सुनाने। मैं हर तरह की डिश बना सकता हूँ, पापा के साथ फ्राई कुक भी रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, पूरा का पूरा फ्लेक्स मोड ऑन। फिर खुद को और भी यूजफुल दिखाने के लिए ऑफर करता है कि वो ह्यूमन रेल्म और डीमन रेल्म के बीच आना जाना कर सकता है, सारे सामान भी ला कर देगा, और तो और गाइडेंस के बदले पैसे भी देगा। अंत में अपनी असली इच्छा बताता है, उसका सपना है ए क्लास हंटर बनना। चौन सीधा सवाल करता है, तो फिर तुमने किम पर हमला क्यों किया? नम थोड़ा झिझकता है और पूछता है, आप मशीन क्रीचर की बात कर रहे हैं? पर क्यों तुरंत काट देता है, वो कोकोनट ट्राइब से है। नाम बिना हिचकिचाए एक्ट में घुस जाता है। फिर बताता है कि उसने किम पर किसी फेम या पैसे के लिए हमला नहीं किया था, ये उसके लिए प्योरली पर्सनल था। उसे हंटर प्रमोशन एग्जाम पास करना था, बस। ये सुनकर चैन हाथ बांधकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ठीक है उठो, स्पारिंग मैच करते हैं। नाम कुछ कह पाता उससे पहले ही किम नारी आगे बढ़कर बोल्डली बोल देती है, रीमैच चाहिए मुझे। फायर फ्लिंगिंग अंकल, इस बार मैं नहीं हारूंगी। नाम के होंठों पर हल्की सी स्मग मुस्कान आती है, मुझ पर अंडर एस्टिमेट मत करना बच्ची। पर तभी केओन कैजुअली पूछता है, अरे नाम, तुम एडमेंटाइट यानी डायमंड से भी सॉलिड बोल्डर तोड़ सकते हो? नम सीधा जवाब देता है, वो तो सिर्फ ए क्लास हंटर्स कर सकते हैं। और अगले ही पल किम एक ही घूंसे में एडमेंटाइट का पत्थर तोड़कर उसके कॉन्फिडेंस को भी पाउडर बना देती है। नाम की आंखें फटी की फटी। असल कहानी तो अब शुरू होती है, नमिसायोक का दुख भरा लेकिन लेजेंडरी पास्ट। पता चलता है कि नाम बचपन से ही रिडिकुलस टैलेंट लेकर पैदा हुआ था। जब बाकी बच्चे 8 साल की उम्र में 2 का टेबल भी याद नहीं कर पाते, तभी इस बंदे ने अपनी पावर्स अवेकन कर ली थी। उस दिन से नाम ऐसे ट्रेनिंग करने लगा जैसे उस पर किसी भूत का कब्जा हो। दिन रात पसीना बहाता और प्रोग्रेशन इतनी फास्ट कि पुराने हंटर्स को अपनी लाइफ डिसीजंस पर डाउट होने लगा। 20 साल का होते होते B+ क्लास हंटर सीधा बिना ब्रेक के पहुंच चुका था। सब कहते थे इसका फ्यूचर सूरज से भी ब्राइट है। उसका सपना था, एक दिन मैं वो हंटर बनूंगा जिसकी लेजेंड दोनों रेल्म्स में गूंजेगी। लेकिन किस्मत ने अल्टीमेट बेट्रेयल दे दिया। उसी उम्र में जब बाकी लोग जागरण पावर्स पाते हैं, नम की हेयरलाइन ने डिसीजन ले लिया कि घर छोड़ देना चाहिए। उसके घने हीरो जैसे बाल धीरे धीरे फेड होने लगे और 20s के खत्म होने से पहले सारा घना जंगल बदल गया था चमकते हुए शाइनी डेजर्ट में। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, टॉनिक्स सब देख डाले। अंत में बोले, बेटा पैसे बर्बाद मत करो, बाल वापस नहीं आएंगे। एक झटके में उसका कॉन्फिडेंस, चार्म और सेल्फ एस्टीम सब उसकी हेयरलाइन के साथ उठकर चले गए। ग्रोथ रुक गई, करियर गिर गया और प्रोडिजी बनी एक वॉकिंग ट्रेजेडी। फिर एक दिन किस्मत ने फिर से दरवाजा खटखटाया। नाम टीवी देख रहा था और एक इंटरव्यू चल रहा था डॉक्टर हान का, एक पागल साइंटिस्ट जिसने डीमन रेल में किसी मिस्टीरियस लिक्विड मेटल की खोज की थी। इंटरव्यू में बूढ़ा साइंटिस्ट कैजुअली बोल जाता है, गलती से मेरे सिर पर गिर गया था और 90 की उम्र में भी ऐसे सिल्क वाले बाल उग आए। नाम की आंखों में उम्मीद की रोशनी लिटरली चमक उठी। टीवी होस्ट ने पूछा, सर क्या आप गंजों की दवाई बनाएंगे? और डॉक्टर साहब ने ऐसा जवाब दिया कि नाम का दिल वहीं टूट गया। बालों की दवाई बनाने के बजाय बूढ़े साइंटिस्ट ने प्राउडली बताया कि उसने उस लिक्विड मेटल से एक मशीन क्रीचर बनाया है। नाम लिटरली चिल्ला उठा, भाई दुनिया को क्यूर चाहिए, टोस्टर विद लेग्स नहीं। कुछ दिन बाद खबर आई कि वही मशीन क्रीचर डीमन रेल्म में भाग गया। अब डीमन रेल्म में रूल्स 0, मतलब बिल्कुल फ्री फायर जोन। नम ने सोचा, बस पकड़ूंगा इसे, लिक्विड मेटल अपने शाइनी स्कल पर डालूंगा और फिर वापस एंट्री करूंगा दुनिया में एज द मैन विथ हेयर। और वह डीमन रेल्म में कूद पड़ा। लेकिन वहां उसे ऐसी रियलिटी चेक लाद पड़ी कि उसके पुरखे भी फील कर गए। उसे एक बच्चे ने 2 मिनट में पीट दिया। चौन ने साइड से कमेंट मारा, नम तू एक भी हिट नहीं लगा पाया, अगर ट्रेनिंग नहीं बढ़ाई तो स्पारिंग पार्टनर भी नहीं बन पाएगा। नाम की आत्मा रोई, लेकिन उसने प्रॉमिसेस कर दिया, मैं और मेहनत करूंगा।
इधर च्योन आराम से लाल लकड़ी से शेल्फ बनाता है और फ्लफ बॉल से आइडिया के लिए थैंक्स भी बोल देता है। दूसरी तरफ नाम पूरे दिन की पम्बलिंग के बाद सरप्राइजिंगली शांत और फोकस्ड दिखता है। वह हाथ उठाकर एक ब्लेजिंग फायर साइथ समन कर देता है। फ्लफ बॉल गू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, फायर अच्छा है लेकिन अभी भी एक बच्चे से पिट रहा है। च्योन तुरंत कामली कहता है, किम कोई साधारण बच्ची नहीं है। और अगला ही पल ये बात 4K में साबित हो जाती है। नाम साइथ लेकर बिजली की स्पीड से चार्ज करता है, लेकिन किम शरीर को लिक्विड में बदलकर ऐसे डॉज करती है जैसे पानी की लहर। नाम की आंखें फटी की फटी। इससे पहले कि वह समझ पाए, किम इंस्टेंट रिफॉर्म होकर सीधा उसके चेहरे पर एक रॉयल किक मारती है। नाम हवा में तैरता हुआ जाता है और पास की क्लिफ में क्रैश होकर चिपक जाता है। किम सीधी खड़ी होकर फुल कॉन्फिडेंस में घोषणा करती है, मुझे आग से अब डर नहीं लगता। नम नीचे गिरा हुआ सोच रहा है, तो क्या यहीं खत्म हो गई मेरी पोटेंशियल की कहानी? फिर भी किसी तरह वो फिर से उठ खड़ा होता है, जैसे उसकी नसों में कभी हार मत मान वाला जज्बा ही दौड़ रहा हो। वो एक बार फिर लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन तभी उसकी नाक से खून टपकने लगता है और वो वहीं रुक जाता है। च्योन उसे घूर कर पूछता है कि वो आखिर डीमन रेल्म में कितने दिन से पड़ा है। नम खून पहुंचते हुए बताता है, पूरे 9 दिन। हमारा हीरो गहरी आवाज में कहता है कि अगर वो और रुका तो माना करप्शन उसे यहीं खत्म कर देगा। नम गंभीरता से सिर हिलाता है, लेकिन अगले ही पल च्योन कुछ ऐसा बोल देता है कि नम की आंखें गोल। वो कहता है कि नम में क्लास लेवल तक पहुंचने की क्षमता है। कहता है कि उसने तो सोचा था 3 साल हंटर एग्जाम फेल करने वाले लोग बेकार होते हैं, और वो खुद तो 6 साल से फेल हो रहा है। फिर भी च्योन उसे हिम्मत देता है। उसका माना अभी पूरी तरह मेच्योर नहीं हुआ है, वापस जाकर इसे प्यूरिफाई करना। नम झुककर उसे भाई कहकर धन्यवाद देता है। च्योन मुस्कुराकर वादा करता है, किसी दिन मैं तुम्हें A रैंक हंटर बनाकर ही छोड़ूंगा। कुछ देर बाद नम पोर्टल के सामने खड़ा जाने की तैयारी कर रहा है। वो पूछता है, मानव दुनिया से कुछ चाहिए, और पूरी टीम एक साथ चिल्लाती है, रामेन। किम मुस्कुराकर कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। नम भी जवाब देता है कि अगली बार वो जरूर उसे हरा देगा। पोर्टल में कदम रखने से ठीक पहले वो मुड़कर पूछता है, वैसे मेरा विग किसी ने देखा है? च्योन कंधे उचका देता है, उसे सच में कुछ पता नहीं। नम के जाने के बाद गू चिंतित होकर पूछता है, क्या हम नम पर सच में भरोसा कर सकते हैं? चायोन पूछता है कि गू का मतलब क्या है, और वो छोटा फुलदार पंछी धीरे से बताता है कि नम कभी भी धोखा दे सकता है और दूसरे हंटर्स को यहाँ ले आ सकता है। चायोन फिर गू से उसकी रीडिंग पूछता है, और गू चुपचाप सिर हिलाकर कह देता है, नम ने जो भी कहा था सब सच था। ये सुनकर चायोन के चेहरे पर उल्टा उत्साह आ जाता है, जैसे उसे नाम को ट्रेन करने का और भी मजा आने वाला हो। तभी किम पूछती है, रुको, क्या तुम सच में इस फुलदार चीज की भाषा समझ सकते हो? चायोन बड़ी सहजता से हाँ में सिर हिलाकर बताता है कि उसने जो स्टोरेज शेल्फ बनाया था वो पंछी की सलाह पर ही बनाया गया था। फिर हंसकर पूछता है, अब कमरा ठीक लग रहा है ना? किम कहती है कि कमरा जरूर साफ है, लेकिन इतना अंधेरा था कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चायोन तुरंत समझ जाता है, एक झटके में कुछ खिड़कियां जोड़ देता है और कमरे में गर्म धूप फैल जाती है। किम मुस्कुरा उठती है, उसे ये रोशन नया लुक बहुत पसंद आता है। और तभी चायोन सोच में पड़ जाता है कि रात में भी कमरे को कैसे रोशन रखें। जब किम पूछती है कि रोशनी के लिए क्या चाहिए होगा, चायोन बताता है, ग्लो स्टोन्स, ऐसे क्रिस्टल जो अंधेरे में खुद ब खुद चमकते हैं। उसका प्लान है कि उन्हें छत पर लटका देगा ताकि कमरा एक नरम तारों भरे आसमान जैसा लगे। लेकिन ये सुनते ही गू की सांस अटक जाती है। वो पसीना पोंछते हुए पूछता है, ये ग्लो स्टोन्स कहां से लाने का प्लान है? चायोन बेफिक्र होकर कह देता है, वोल्केनिक रीजन। गू तुरंत बोल उठता है कि ये हंटर्स के लिए सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है, और धीरे से जोड़ता है कि वो उसका अपना ग्रहणघर भी है। गू के बदले हुए टोन को चायोन भी नोटिस करता है, और किम भी। किम चायोन की तरफ मुड़कर पूछती है, पंछी ने क्या कहा? वो इतना उदास क्यों लग रहा है? चायोन बताता है कि गू वोल्केनिक रीजन जाने को लेकर परेशान है, इसलिए वो ऑफर देता है कि मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन किम तुरंत मना कर देती है। वो गर्व से कहती है, मैं अब आग से नहीं डरती और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चायोन गू की तरफ मुड़ता है और छोटा फुलदार पंछी थकी हुई सांस लेकर कहता है कि वो भी चलेगा, क्योंकि वोल्केनिक रीजन में उसके भी कुछ काम काज बाकी हैं। बस इतना सुनते ही टीम अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। चायोन गियर तैयार करने लगता है और वहीं पास में मंड्रोरा रूट्स नम की खोई हुई विग से खेल रहे होते हैं, जैसे किसी बेचारे के टूटे सपनों से उन्हें कोई फर्क ही न पड़े। दूसरी ओर वोल्केनिक रीजन के गहराई में पिघले हुए लावा के नीचे से जमीन कांप उठती है। कोई विशालकाय दानव जैसे अपनी नींद से जाग रहा हो। वो सिर उठाता है और एक डरावनी चीख छोड़ता है, जिसकी गूंज पूरे अग्निकुंड में फैल जाती है। कहते हैं डेमॉन रियल में 3 ऐसी जगहें हैं जहां सबसे बहादुर हंटर भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करते, और वोल्केनिक जोन उनमें से एक है। यहाँ हवा में उड़ती राख इतनी गर्म होती है कि इंसान की त्वचा भून जाए और जहरीली गैस सीधे फेफड़े पिघला दे।
लेकिन वहां किम, वो तो एकदम कूल होकर पिघले हुए लावा में पैर डुबोकर बैठी है, जैसे ये कोई गर्म पानी का कुंड हो। छोटा फीनिक्स बस उसे घूरता रहता है। ये प्रजाति क्या है? उसके लिए तो ये साफ है कुछ इतना नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस बात ने उसे और चौंकाया वो था, हमारा लड़का बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, न जल रहा, न पिघल रहा, न परेशानी। जॉन शांत स्वर में जवाब देता है, मैं एक काइमेरा हंटर हूं। अभी भले इंसान जैसा दिख रहा हूं, पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं खुद ब खुद इसी रूप में रीजनरेट हो गया था। फिर वो फीनिक्स से पूछता है, तुम ठीक हो? साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? फीनिक्स धीरे से कहता है, अकेला रहने से तो ये कहीं बेहतर है। उसके शब्दों में एक हल्की उदासी छुपी होती है। दोनों किसी गहरी बात में डूबे हुए होते हैं और ये देखकर किम अचानक बीच में कूद पड़ती है, क्योंकि उसे भी बातचीत में हिस्सा लेना है। तभी जॉन के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। किम ने एक बार उससे उसके अतीत के बारे में पूछता, वो बस हंस देती है और कहती है कि अब बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से जानती है कि वो भी उसकी तरह डेमोन रियल्म का ही बाशिंदा है। कुछ देर बाद तीनों ज्वालामुखी की ढलान चढ़ने लगते हैं। ऊपर पहुंचते ही किम एक मोटा काला धुआं देखती है जो पहाड़ की चोटी से उठ रहा होता है, और यहीं आखिरकार उन्हें वो चमकदार ग्लोस्टोन्स मिल जाते हैं जिनके लिए इतना सफर किया था। लेकिन नीचे एक विशाल फ्लेम टोड दिल खोलकर रो रहा है। किम को तभी पास में एक और टोड दिखता है। मास्टर गू एकदम समझ जाता है ये नर टोड अपनी मादा का शोक मना रहा है, क्योंकि वो रास्ते में ही मर गई थी। गू धीमी आवाज में जोड़ता है कि उसकी पीठ पर रखे अंडे इस भयंकर ताप में कुछ ही देर में सेंक कर मर जाएंगे। फ्लफबॉल का दिल टूट जाता है। एकदम दुखद कहानी बन चुकी है स्थिति। इसी बीच हमारे लड़के के दिमाग में अचानक एक आइडिया क्लिक करता है। वो किम से कहता है, तुम यहीं रुको, और फिर बिना दूसरी सोच के सीधे ज्वालामुखी के क्रेटर के दिल में कूद जाता है। वो नीचे धम से उतरता है और टोड के सामने खड़ा हो जाता है। जानवर उसे देखकर आग उगलती नफरत से भरी नजर से घूरता है और अगले ही पल एक विशाल फायर ब्लास्ट उसकी तरफ छोड़ा जाता है। लेकिन चायोन, वो तो ऐसे दौड़ता हुआ निकल जाता है जैसे ये कोई नॉर्मल गर्म हवा हो। वो सीधे टोड तक पहुंचता है, उंगली उठाकर हल्का सा बूप देता है उसकी नाक पर, और बस वो पहाड़ी जैसा दैत्य धड़ाम से गिर पड़ता है। असल में चायोन ने अपनी उंगली से कोबरा का हाई ग्रेड विष इंजेक्ट किया था, इतना ताकतवर कि जहर प्रतिरोधी फ्लेम टोड भी तुरंत बेहोश हो जाए। हालांकि असर थोड़ी देर ही रहेगा, कुछ ही मिनटों में वो फिर उठ जाएगा। आग की दीवारों को ऐसे पार करता हुआ बाहर निकलता है जैसे कोई गर्मी लगी ही ना हो। किम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत पूछती है, तुम ठीक हो ना? चायोन एकदम कूल अंदाज में जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लेम टोड के सेल्स भी मौजूद हैं। मतलब इस आदमी को किस किस चीज का इंजेक्शन दिया गया था, अब ये गिनना भी नामुमकिन है। खैर, वो देखता है कि कुछ अंडे ज्यादा गर्मी से पक गए हैं, लेकिन बाकी बचे हुए अंडों को वो इतनी सावधानी से बचाता है जैसे कोई आईसीयू डॉक्टर इमरजेंसी में केस संभाल रहा हो। कुछ देर बाद जब डैडी टोड होश में आता है तो पाता है कि अंडे उसकी पीठ पर अच्छे से बांध कर रखे गए हैं। वो चुपचाप अपनी मरी हुई साथी के पास जाकर एक सम्मान भरी नजर डालता है और फिर एक विशाल छलांग लगाकर सीधे किम के पास आ गिरता है। किम को लगता है कि टोड उसे थैंक यू बोलने आया है। असल में वो अपनी पार्टनर को आखिरी बार देखने आया था, पर चायोन उसे सच बताकर उसका दिल नहीं तोड़ता। थोड़ी देर बाद किम बड़े बड़े बोल्डर निकालकर इकट्ठा करने लगती है, कुछ तो उसके सिर जितने बड़े। चायोन उसे चेतावनी देता है, पैर पर मत गिरा लेना वरना फिर से पूरा दिन रोएगी तुम। उधर छोटा फाइनिक्स थककर जमीन पर धम्म से बैठ जाता है। उसे याद आता है कि कभी वो पहाड़ जैसे पत्थर ऐसे उछालता था जैसे बच्चे गेंद उछालते हैं। अब हालत ऐसी कि 2 कदम चले नहीं जाता। चायोन उससे कहता है कि वो आराम करे, उसे मदद करने की जरूरत नहीं, तुम तो वैसे भी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे, है ना? ये सुनकर फ्लफबॉल आग बबूला हो जाता है। वो पंख फड़फड़ाकर गुस्से में चिल्लाता है, मॉन्स्टर्स के कोई फ्रेंड्स नहीं होते। वो कहता है कि वो किसी से मिलने नहीं जा रहा, बस कुछ गिफ्ट छोड़ना चाहता है, एक तरह से आखिरी यादें। ये सुनकर चायोन सच में हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स भी अकेलापन महसूस करते हैं। छोटा सा फ्लफबॉल अचानक कंफ्यूज होकर बोल देता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ठीक से अलविदा ना कह पाने का अफसोस है। लेकिन अगले ही पल उसके लहजे में गहराई आ जाती है। वो बताता है कि उसकी इंटेलिजेंस एक वरदान भी थी और अभिशाप भी। दुनिया की खूबसूरती, अलग अलग प्राणियों की भावनाएं, वो सब वो समझ सकता था, पर उसके झुंड के बाकी फीनिक्स, उनके लिए तो हर चीज बस खाना थी। वो बिना सोचे समझे हर जीव को नोच डालते थे। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन बंदरों की पूरी फौज में फंस गया हो। यही पागलपन, यही अकेलापन उसे अपने ही झुंड से दूर ले गया। अब क्या वो जीवित हैं या नहीं उसे परवाह भी नहीं, क्योंकि वो कभी उनसे जुड़ ही नहीं पाया। इतने में बेबी फीनिक्स एक और पत्थर निकालने में पसीने पसीने हो रहा होता है। अचानक पत्थर निकलता है और नीचे गिरकर किसी चीज पर जोर से लगता है। किम नीचे झांकती है और देखती है कि एक अंडा फट गया है।
वो घबरा जाती है कि कहीं उसने अंडा मार तो नहीं दिया, लेकिन चायोन उसे समझाता है, फिक्र मत कर, इसका खोल वैसे ही बहुत सख्त होता है। अंदर का बच्चा खुद कई बार धक्का मारकर बाहर आता है। यही उसकी ट्रेनिंग है। किम को बेबी के लिए बुरा लगता है और वो कहती है, चलिए इसे घर ले चलते हैं। इस पर छोटा फीनिक्स सीधे आग बबूला, क्या तुम पागल हो, ये फूटते ही सबको भून देगा। चायोन को याद आता है कि पास ही एक बिल्कुल सही जगह पुराना सुरक्षित घोंसला मौजूद है, तो वो फैसला करता है कि अंडे को वहीं रखेंगे। किम तो एक्साइटमेंट में झूम उठती है। उसे लगता है जैसे उसने किसी वीआईपी बेबी को उठाने का ठेका ले लिया हो। गू अंडे को देखकर माथा पकड़ लेता है, कहता है उसने आज तक इतना अजीब अंडा नहीं देखा। किम उसकी तरफ घूर कर कहती है, अजीब, ये टूटा ही इसलिए है क्योंकि गलती तुम्हारी थी। गू स्पीचलेस। चायोन हंस देता है और बेबी फीनिक्स को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों को सुरक्षित रखेगा। और ऐसे ही तीनों का ये लावा माइनिंग ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाता है। जब वो आखिरकार वापस लौटते हैं तो नाम को हैरानी होती है कि बाल झड़ने वाले आदमी अभी भी और लेने के लिए इंतजार कर रहा है। नम उत्साह से कहता है कि मैं इसे उठा सकता हूँ, मैं तो मजबूत हूँ। लेकिन जैसे ही केयोन चेतावनी देता है कि ये बोझ बहुत भारी है, बैग सीधे जमीन पर गिर जाता है। नाम परेशान होकर सोचता है, आखिर इस बैग में इतना भारी क्या है। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो थोड़े से रो रहे हैं। नाम धीरे से पूछता है कि आखिर उसका चेहरा पर पट्टी कैसे लगी। सोचा कि शायद लड़ाई में हुआ। नाम को यकीन नहीं आता कि ये लड़का हमेशा हार जाता रहता है। शर्मिंदा होकर नाम तुरंत भाग जाता है खाना तैयार करने के लिए। बाद में किम जिज्ञासु होकर पूछती है कि वह चमकदार पत्थर को काटकर क्या बना रहा है। नाम बताता है कि वह इसे लाइट बल्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी ये बड़ी सोच किम को पूरी तरह हैरान कर देती है और जिस तरह उसने फ्लेम टोएड की मदद की वो दिखाता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। किम कहती है, अब तुम बिल्कुल पापा जैसे हो। लेकिन जब नाम उसके नारियल जनजाति वाले पिता के बारे में पूछता है तो किम बस बोलना बंद कर देती है। इसी बीच पास ही कहीं फीनिक्स गर्म सूर्य की धूप में आराम कर रहा है। तभी उसे अचानक 3 खतरनाक प्राणियों की मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। सबसे ऊपर वाला मंद्रौरा नीचे वाले प्राणियों से टकराकर स्पेशल ड्रिल अटैक के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन छोटा शरारती प्राणी सीधे उस सफेद जिग्लेपफ पर टकरा जाता है जो आराम से सूरज सेंक रहा था। बाद में नाम उन्हें बच्चों में ट्रेंड कर रहे मीठे आलू का व्यंजन परोसता है। नम अपने खाने पर पूरा गर्व करता है क्योंकि उसे पता है कि ये रेडी टू मेक रेसिपी इतनी आसान होने के बावजूद शानदार लग रही है। किम और गू इस पर पूरी तरह इंप्रेस हैं। लेकिन शॉन अभी भी अपने पहले के सवाल का जवाब जानना चाहता है, उससे पहले कि वे खाना शुरू करें। शुरुआत में नाम कहानी शेयर करने से बचता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब उगल देता है। पता चला कि रास्ते में हंटर्स एसोसिएशन में अप्लाई करने जाते समय उसे कुछ एयर एंकर पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वे अपनी ऑनरा का नुकसान नहीं चाहते और उस हवा को सांस लेने से रोकना चाहते हैं जो वही सांस लेते हैं। ये सुनकर नाम का खून खौल उठा और फिर क्या, हाथापाई शुरू हो गई और बाकी सब इतिहास बन गया। नम स्वीकार करता है कि उसने नियंत्रण खो दिया। जब उन्होंने पूछा कि क्या उसका आत्मसम्मान भी उतनी ही तेजी से गिरा जैसे उसके बाल। फिर चैन पूछता है कि अगली टेस्ट कब आने वाली है। नाम जवाब देता है 60 दिन में। ये सुनकर वह तुरंत नाम को पर्सनल कोचिंग देने की पेशकश करता है और ये बाल पतला वाला आदमी खुशी से झूम उठता है। लेकिन उसकी उत्सुकता कुछ ही पल में खत्म हो जाती है जब पता चलता है कि पहला काम किम के लिए बर्तन धोना है। फिर अगला काम चमकदार पत्थरों से सारी ज्वालामुखी धूल साफ करना। बस गरीब नोम का तो दिमाग ही उड़ गया। वह स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, लेकिन नाम बिना किसी दया के कह देता है, कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बी रैंक का लूजर बने रहोगे। इसके बाद वह किम के साथ मछली पकड़ने चला जाता है और नोम खुद को मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जैसा कि सब सोचते हैं वो कोई आम आदमी नहीं, ये वो इंसान है जिसने मेहनत और धैर्य से अपनी जगह बनाई है। एक असली चैड जो कभी हार नहीं मानता। नाम भारी बैग उठाकर जंगल में ले जाता है। वहीं सीन रिवर की तरफ शिफ्ट होता है जहां किम बोर होकर चिल्लाती है कि एक भी मछली नहीं पकड़ पा रही।